Very good morning, every students. This is Kiran Podia. Today we are going to discuss on the topic agriculture and irrigation. Although agriculture had developed earlier in other part of Tamil Nadu, जैसा कि जो एग्रीकल्चर है, खेती है, तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में पहले से क्या थी, विकसित हो चुकी थी. इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी. कौन सी शताब्दी में? 5वीं और 6ठी शताब्दी में. दैट दिस एरिया वॉज ओपन फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन, जिसमें कि इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई थी. फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, और जो वन थे उनको साफ़ कर दिया गया था अलग अलग एरियाज़ में. लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज़, और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था. समतल किया जाना का मीन्स होता है कि कहीं ऊपर कहीं नीचे उबड़ खाबड़ जो एरिया होता है उसको एक जैसा लेवल देना. इन द डेल्टा रीजन्स embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the field. In many areas, 2 crops were grown in a year. तो इसके लिए डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था. कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी, जो कि हम एट प्रेजेंट भी देखते हैं कि कुछ एरिया हैं हमारे जहाँ पर हम धान की एक साल में 2 फसलें ग्रो कर लेते हैं. जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया जहाँ पर पानी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होता है, तो वहाँ पर हम एक साल में दो नहीं 3 फसलें ग्रो कर लेते हैं. किसकी? राइस की. 2 फसलें तो हम पूरे इंडिया में मोस्टली कवर ही करते हैं. इन मैनी केस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली. कई जगह पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से भी की जाती है. अ वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज फॉर इरीगेशन. डिफरेंट टाइप की जो विधियां हैं खेती करने के लिए और फिर इरीगेशन के लिए वो प्रयोग की जाती हैं. इन सम एरियाज वेल्स वर डग. कुछ स्थानों पर क्या होते हैं, कुएं की खुदाई की जाती है. इन अदर प्लेसेज ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर. कुछ स्थानों पर क्या है, बड़े टैंक बनाए जाते हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए, जो रेन वाटर होता है, रेन हार्वेस्टिंग जिसको कहा जाता है. रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग. इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई जो है उसके लिए हमें कुछ विशेष प्लानिंग योजनाओं की ज़रूरत होती है. Organizing labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. Most of the new rulers as well as people living in village took an active interest in this activity. तो जैसे श्रम है, संसाधन है, इनको व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी को बंटवारा कैसे किया जाए. ज़्यादातर जो नए नए शासक बनते थे, साथ ही गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में मतलब अपनी क्या है सक्रियता को दिखाया. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलाया जाता था. हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड. प्रशासन किस प्रकार संगठित किया जाता था. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नॉन एज उर. किसानों की बस्तियों को और कहा जाता है. बिकेम प्रोस्पर्स विद द सेपरेट ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर. तो ये सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गए थे. अब जैसे मान लो हमारे पास खेती है, उसमें हमें इरिगेशन की सुविधा मिल जाती है, तो इट मीन्स हमारी फसलें अच्छी होंगी और हम क्या बनेंगे, समृद्ध धनी बन जाएंगे. ग्रुप्स ऑफ सच विलेज फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड नाडू. जो गांव है, गांव के समूह को क्या कहा जाता है, नाडू. The village council and the Nadu perform several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी प्रशासकीय कार्य करते थे. तो उर है और नाडू डिफरेंट वर्ड हैं, बोथ आर डिफरेंट. Rich peasants of the village caste exercise considerable control over the
affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. वेलल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण प्राप्त था. The Chol kings gave some rich landowners titles like मुविदवेलन. तो जो धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने कुछ उपाधियाँ दी. मुविदवेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं देने वाला वेलन या किसान, जैसे कि अ विलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स. सेकंड है अरियार, यानी इसका मतलब क्या है, चीफ, मुखिया, प्रधान. एज मेकर्स ऑफ रिस्पेक्ट, ये किसको दिखाती हैं, सम्मान को. एंड इंटरेस्टेड देम विद इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर. उपाधियाँ दी और उन्होंने केंद्रों में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी उनको दिए जाने लगे. अब जब टाइटल्स यानी उपाधियाँ दी जाएंगे तो इट मीन्स उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है. नाउ नेक्स्ट इज़ दैट टाइप ऑफ लैंड. अब जो लैंड है वो उसके डिफरेंट नेम यहाँ पर दिए गए हैं डिफरेंट यूज के लिए. फर्स्टली विलन वगई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स प्रॉपर्टीज, यानी ऐसी ज़मीन जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है. विलन वगई. ब्रह्मदे, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि. सालाभोग, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि. देवदान या तिरुनमटकन्ने, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स. पुलिचदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, जैन संस्थानों को दान में दी गई. यानी पल्ली चचदम जो थी, जो जैन मुनि होते हैं, इनको जो दान में भूमि दी जाती है और ये लोग अपने मठ स्थापित करते हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं. तो इस प्रकार से डिफरेंट लैंड और डिफरेंट उनका यूज किया जाता था, अलग अलग नेम उनको दिए गए हैं. वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट आर ब्रह्मदेव. As a result, a large number of Brahman settlements emerged in the Kaveri valleys as in other part of the South India. ब्राह्मणों को जो दान में भूमि दी जाती थी उसको ब्रह्मदेव कहा जाता था, जिसका परिणाम क्या हुआ कि जो ब्राह्मण लोग थे इनकी जो बस्तियां थी ये क्या होंगी. अब जब ब्राह्मणों को दान में भूमि मिलेगी तो वो अपने क्या बनाएंगे, बस्तियां. कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में उन्होंने अपनी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया. इस ब्रह्मदेव वॉज टुक आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा और प्रेमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स. प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी. दिस असेंबली वर्कड वेरी इफिशिएंटली, और जो ये सभाएँ थी बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी. देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस. इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की दीवारों पर, जैसे कि इंस्क्रिप्शन होते हैं जो टेम्पल्स हैं उनकी दीवारें होंगी वहाँ पर राइट करवा दी जाती थी. ऑफन ऑन द स्टोन वॉल और टेम्पल्स, या जो मंदिरों में पत्थर लगते थे उनकी दीवारें होती थी उस पर राइट डाउन करवाए जाते थे. एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, यानी जो व्यापारी हैं उनका संघ, एज नोन एज नगरम. व्यापारियों के संगठन को नगरम के नाम से जाना जाता है. ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स, और ये अपना प्रशासन कहाँ पर काम करेंगे, काम शहरी क्षेत्र में. ठीक है. इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरू इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड. तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त जो अभिलेख हैं उनसे हमें इस बात का पता लगता है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे किया जाता था. दिस सभा हैड सेपरेट कमेटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स. और जो ये सभा होती थी सिंचाई के कामकाज और जो बाग बगीचे थे, टेम्पल्स थे,
इनकी देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इट मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट जो अलग अलग वर्क देखते थे। नेम ऑफ दिस एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी वर रिटर्न ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ। तो जो अलग अलग सदस्य थे, सदस्यता के लिए लोग योग्य होते थे, उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। These tickets were put into an earthenware pot, यानी जैसे मटका होता है इसमें डाल दिए जाते थे और फिर किसी जैसे छोटे बच्चे से या नॉन से वो उठाए जाते थे, जिसको आप बोल सकते हो पर्ची उठाना। 1 by 1 फॉर इच कमेटी, और अलग अलग समितियों के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था, और जिसको सबसे ज़्यादा मिलती थी या जिसका नेम आता था उसी को सिलेक्ट किया जाता था। इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, जिसमें हमें जो अभिलेख है, अभिलेखों से हमें किस प्रकार की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है, ये हम यहाँ पर रीड करेंगे। तो जो अभिलेख होते हैं उन पे किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं, ये कुछ क्वालिफिकेशन है किसी भी कमेटी का सदस्य बनने के लिए। ऑल दोज हु विश टू बिकेम मेंबर ऑफ दिस सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड। जो सभा का सदस्य बनना चाहता है उसके पास ज़मीन होनी चाहिए और जिससे वो लैंड रिवेन्यू इज़ कलेक्टेड, जिससे कि जो भूमि पर लगने वाला कर है वो प्राप्त किया जा सके। दे शुड हैव देयर ओन हाउस, उसका अपना मकान होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, उसकी एज 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। देर आर 4 वेदास इन इंडिया। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड होनेस्ट, और उसको क्या होना चाहिए, प्रशासनिक जो मामले होते हैं उनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उसको ईमानदार भी होना चाहिए, ताकि अगर कोई डिसीजन देता है तो वो अनजस्टिस ना करे। इफ़ एनी वन हैज़ ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 ईयर्स, अगर कोई व्यक्ति पिछले 3 सालों से किसी भी सभा का सदस्य है, ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, तो वो दूसरी कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता। एनी वन हु हैज़ नॉट सबमिट हिज अकाउंट, अगर कोई व्यक्ति अपने अकाउंट जमा नहीं करवाता, दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंसिस्ट इन द इलेक्शंस, जिसने अपने अकाउंट्स जमा नहीं करवाए हैं, खाता जमा नहीं करवाया, वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। ये क्या थी, इसकी कुछ क्वालिफ़िकेशन है जो कि किसी भी सदस्य का मेंबर्स बनने के लिए ज़रूरी होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।